हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। चलो चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले कक्षा 10वीं की जो 6.2 प्रश्नावली है, जिसके अंदर थेल्स प्रमेय है। क्या है थेल्स प्रमेय, और आज इस पर अपन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि थेल्स प्रमेय है क्या और इसको किस नाम से जाना जाता है, थेल्स प्रमेय ही नाम क्यों रखा गया, किस प्रकार से थेल्स प्रमेय के सवालों को हल किया जाता है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, थेल्स प्रमेय 6.2 के अंदर है। थेल्स जो थे एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना। जैसे विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक होते हैं, गणित के अंदर गणितज्ञ थे, गणितज्ञ, ठीक है ना, जिनको गणित के नियमों के बारे में विशेष जानकारी थी। तो जो थेल्स थे वो एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने कहा क्या कि दो समान कोणीय त्रिभुज जो होते हैं, दो समान कोण वाले त्रिभुज जो होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। और इसी आधार पर उन्होंने एक प्रमेय का नाम रखा, मतलब इसी नियम के आधार पर उन्होंने एक प्रमेय का नाम रखा, जिसका नाम रखा गया थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं थेल्स प्रमेय। गणितज्ञ थे थेल्स, जिन्होंने थेल्स प्रमेय दी थी। उनके अनुसार, इन गणितज्ञ के अनुसार, थेल्स के अनुसार क्या होता है नियम, वो अपन जान रहे हैं पूरी तरह से। इन्होंने कहा था, गणितज्ञ थेल्स ने कहा था, दो समान कोणिक वाले त्रिभुज, दो समान कोणिक वाले त्रिभुज, दो समान कोणिक वाले त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है या समान होता है। लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और इस बात को साबित करने के लिए, इस निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने जिस नियम का, जिस परिणाम पर गए, जिस नियम का यूज किया, उसी परिणाम, उसी नियम को थेल्स प्रमेय नाम दिया गया। ठीक है ना, तो देखते हैं थेल्स प्रमेय के अंदर, जैसे उन्होंने कहा, दो समान कोणिक वाले त्रिभुज, दो समान कोणिक वाले त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है ना, जैसे अपन चित्र के द्वारा भी समझेंगे अभी कैसे होता है। और उन्होंने ये जो बोला है ना कि समान कोणिक वाले त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो उन्होंने इस परिणाम को जो नाम दिया है, उसका नाम है आधारभूति समानुपात प्रमेय। ठीक है ना, थेल्स ने इसे, जो थेल्स थे ना गणितज्ञ, इसे इसी मतलब इस परिणाम का यूज किया, इसी नियम का यूज किया, और उसके आधार पर नाम रखा थेल्स ने इस परिणाम के आधार पर, थेल्स ने इस परिणाम के आधार पर इस नियम को क्या नाम दिया, आधारभूति समानुपाती प्रमेय नाम दिया। आधारभूति समानुपाती, आधारभूति समानुपाती प्रमेय नाम दिया। जिसे हम सभी अभी इसको किस नाम से पुकारते हैं, थेल्स प्रमेय के नाम से पुकारते हैं। थेल्स प्रमेय, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो देख लीजिए, आधारभूति समानुपाती प्रमेय, ये भी इसका नाम है, थेल्स प्रमेय इसका नाम है, और इसको भी बोलते हैं बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना, इसके ये सब नाम है, आधारभूति समानुपाती प्रमेय, थेल्स प्रमेय, बीपीटी थ्योरम, ये सब इसी के नाम है। ठीक है ना, तो ये कैसे प्रूफ किए जाते हैं, मतलब किस प्रकार से पहचान की जाती है, कैसे होता है, देखते हैं अभी। जैसे मैंने आपके सामने त्रिभुज लिया, देखो यहां पर त्रिभुज लिया, ठीक है, एबीसी, ठीक है ना, एबीसी त्रिभुज लिया। अभी तक तो ये वाला कोण है बी, ये कोण है सी, ये कोण है ए। अगर मैंने इस कोण का मान दिया 60 डिग्री और इसका माप दिया 40 डिग्री, अगर मैं बीसी के समांतर एक भुजा खींचता हूं यहां पर, जो AB और AC, इन दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके आधार पर क्या है, दो समान कोणिक वाले त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है। तो आप देख पा रहे हो, जब यहां पर ये वाला कोण 60 का है,
तो यहाँ पर भी वाला कोण क्या होगा 60, क्योंकि संगत कोण है और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला क्या होगा बराबर होगा, इसका ये भी कितने होगा बेटा, ये भी होगा आपका 60 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से ये वाला कोण जितना है ये वाला कोण भी उतना होगा, क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है। देखो ये भी ऐसा बन रहा है, ये भी ऐसा बन रहा है, ये भी क्या होगा संगत कोण होगा 60 डिग्री। तो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुज बना अपना त्रिभुज ADE, दूसरा त्रिभुज बना अपना ABC, दूसरा त्रिभुज बना अपना ABC। अपन देख पा रहे हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में ADE में D वाला कोण D 60 डिग्री का है। ठीक इसी प्रकार ABC में कोण भी 60 डिग्री का है। छोटे वाले त्रिभुज में कोण E 40 डिग्री का है और ABC बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C 40 डिग्री का है। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों के जो कोण है वो समान कोण है, जिसको अपन बोलते हैं दो समान कोणिक वाले त्रिभुज। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये समान कोणिक वाले त्रिभुज है। तो ADE त्रिभुज और ABC त्रिभुज जो है वो समान कोणिक वाले त्रिभुज है। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब AD और DB, AE और EC का अनुपात बराबर होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB और इधर AE बटा EC, AE बटा EC का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ 2 यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 3 या 6 ले लेते हैं। तो देखते हैं इसका मान 2 इसका मान 4, तो यहाँ 2 यहाँ 4, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4, यहाँ 3 होगा और यहाँ 6। तो ये कट कटा के 2 के बार से एक बार 2 बार, 3 के बार से एक बार 2 बार, तो कटने का हो गया 1/2 बराबर 1/2। तो अपन देख पा रहे हैं अनुपात संगत भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर थेल्स ने इस परिणाम का प्रयोग करके ही साबित कर दिया कि यहाँ पर दो समान कोणिक वाले त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, जिनके कोण समान है, इनके कोण समान है, तो इनको बोला गया समान कोणिक वाले त्रिभुज। इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात AD बटा DB, AE बटा EC का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय का यूज किया गया है। ठीक है, तो अपन वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं। गणित के थे थेल्स, जिन्होंने कहा दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजा जो होती है ना वो एक के अनुपात में होती है, समानुपात में होती है। और थेल्स ने इस परिणाम का प्रयोग किया था ना, थेल्स ने इसी परिणाम का प्रयोग किया था और इसी परिणाम के आधार पर उन्होंने इसका क्या नाम रखा, आधारभूति समानुपाती प्रमेय नाम दिया। क्या नाम दिया, आधारभूति समानुपाती प्रमेय नाम दिया। और इसी प्रमेय को अपन बोलते हैं थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है ना, और इसी का नाम क्या है BPT। तो अपन को पता चल गया थेल्स थ्योरम को ही आधारभूति समानुपाती प्रमेय बोलते हैं, उसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं, इसको BPT थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना नियम। अब आगे चलते हैं। आज अपन जो करने वाले 6.1 प्रमेय, जो 6.1 प्रमेय वो यही सब कुछ है, जिसमें इसका ही वर्णन किया गया थेल्स प्रमेय का। 6.1 में किसका वर्णन किया गया, 6.1 वाले प्रमेय का जो है ना 6.1 में ना यही थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग किया गया है, जो अपन यहाँ पढ़ा है। ठीक है ना, वो करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अभी अपन ने किया था ना, जैसे इन दो त्रिभुजों के बारे में, जैसे मैंने अभी एक त्रिभुज लिया था ABC और यहाँ पर एक समांतर रेखा ले ली थी, समांतर भुजा BC के, तो ये हुआ DE। तो अपन ने देखा कि ये वाला कोण 60 का था, तो ये वाला संगत कोण भी 60 का होगा, ये वाला 40 का होगा, तो ये वाला कोण भी 40 का होगा। तो अपने को थेल्स प्रमेय के नियम के अनुसार समान कोणिक वाले त्रिभुज जो होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, समान कोणिक वाले त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात एक ही होता है। तो ये अपन देखा। अब देखो बेटा, त्रिभुज वही है, देखो फिर से ABC त्रिभुज ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो थेल्स प्रमेय लागू हो रही है, यहाँ पर तो थेल्स प्रमेय फॉलो होगी, लागू होगी थेल्स प्रमेय। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर तो D समांतर है, तो समान कोणिक है, संगत कोण बराबर है, यहाँ भी संगत कोण बराबर है। जब समान कोणिक होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तब अपन इनकी भुजा का अनुपात बराबर कर सकते हैं, बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा त्रिभुज मैंने लिया, यहाँ पर भी PQR त्रिभुज लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें तो BC के समांतर D रेखा खींची ना, अब मैं यहाँ पर QR के समांतर रेखा नहीं खींचूंगा, समांतर रेखा नहीं खींचूंगा, मैंने इस प्रकार से रेखा खींची, इसको नाम दिया DE। अब देख पा रहे हो पहले वाले त्रिभुज को, देखो पहले वाले त्रिभुज ABC में DE तो समांतर है BC के, लेकिन दूसरे त्रिभुज को देखो QR के समांतर DE नहीं है।
तो समांतर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कोण मैं 60 का मानता हूं, तो ये वाला कोण 60 का नहीं होगा। जब मैं ये कोण 40 का मानता हूं तो ये वाला कोण 40 का नहीं होगा। यहाँ पर तो हो रहा है कि समांतर है, तो यहाँ संगत कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे। ये रेखा डीई और क्यू आर, यहाँ पर डीई और क्यू आर समांतर नहीं है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना समांतर नहीं है। तो समांतर नहीं है तो इसका यहाँ संगत कोण समान नहीं होंगे, ये संगत कोण है ही नहीं इसका, और ये भी संगत कोण नहीं है, तो इसका मतलब ये कोण ही बराबर नहीं है, तो भुजाओं का अनुपात समान किसी भी सूरत पर नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी थेल्स प्रमेय लागू नहीं होगी, यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर समांतर नहीं है, इसलिए यहाँ समांतर लागू हो रही है। तो अपन इसमें कुछ सीख पा रहे हैं कि जब समांतर रेखा होगी वो भुजा, दो भुजा को प्रतिच्छेद करेगी। तीन भुजा होती है, कितनी होती है त्रिभुज में? त्रिभुज में तीन भुजा होती है। किसी भी एक भुजा, चाहे तो इसके समांतर ले लो, चाहे तो इसके समांतर खींच लो, चाहे इसके समांतर खींच लो, तीनों में से किसी एक भुजा के एक समांतर खींचोगे ना, तो वो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो वहां पर थेल्स प्रमेय लागू होगा। और यहाँ पर मैंने इसको समांतर रेखा लिया ही नहीं है, अलग अलग बिंदु पर तो प्रतिच्छेद कर रही है, शेष दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन ये समांतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू नहीं होगा। चलो बच्चों, अब चलते अपन 6.2 की 6.2 प्रश्नावली की प्रमेय नंबर 6.1, प्रमेय 6.1 6.1 प्रमेय करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताई दिया आपको, 6.1 प्रमेय के क्या क्या नाम है? एक तो 6.1 प्रमेय खुद का नाम हो गया, दूसरा क्या नाम हुआ? थेल्स प्रमेय हो गया, तीसरा क्या नाम हुआ? आधारभूति समानुपाती प्रमेय, तीन नाम हो गए। और इसका चौथा नाम आपको पता ही है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बीपीटी थ्योरम, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो ये इनके नाम हो गए। थेल्स प्रमेय 6.1 क्या कहती है वो मैं लिख देता हूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है ना। क्या करें? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज तीन भुजा होती है, तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजा, मतलब तीन में से एक भुजा के समांतर तो रेखा खींच दी, पीछे कितनी बची? दो भुजा बची, ठीक है ना। तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वे दो भुजाएं समानुपात में होगी, एक अनुपात में होगी। तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, दोनों भुजाएं एक समानुपात में होगी, समानुपात में होगी। ठीक है, अब अपन इसको चित्र के द्वारा समझते हैं, ठीक है। कैसे? किसी त्रिभुज की, तो मान लेते मैंने त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया मैंने, जिसका नाम ए बी सी रखा। अब तीन भुजा है, तो मैं तीनों में से किसी के एक भुजा के समांतर रेखा खींच सकता हूं, एक भुजा के समांतर। अगर मैं ए बी के समांतर खींचना चाहता हूं, ए बी के समांतर खींच जाऊंगा तो मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है। अगर मैं एसी के समांतर रेखा खींचूंगा, एसी के, तो मुझे ऐसे खींचनी होगी, ठीक है। और अगर मैं बीसी, ये वाली आधार वाली, इसके समांतर खींचूंगा तो मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं
इसको नाम दिया डी ई, तो मैंने ये वाले ले ली। बोला ना त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैंने इस एक भुजा के समांतर ये रेखा खींच दी। जो अन्य दो भुजा को, अन्य दो भुजा मतलब एसी वाली और ये एबी वाली, ये अन्य दो भुजा है। अन्य दो भुजा को भिन्न 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 बिंदु पर, भिन्न भिन्न बिंदु पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो देख लीजिए एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। तो भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए ये रेखा खींच दी, तो वो क्या होगी, ये दो भुजाएं हैं वो समानुपात में होगी। लिखा है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो इसके समांतर ये रेखा है जो भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, ये रेखा खींच दी, तो क्या होगा, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में या समान अनुपात में होगी, ये बोल सकते हैं। तो ये अन्य भुजा एसी और एबी है जो क्या होगा, समानुपात में होगा, जो क्या होगी, समानुपात में होगी। तो देख लीजिए इसका मतलब ये हुआ एडी का और एडी बटा डीबी अनुपात में एई और ईसी, इनका अनुपात बराबर होगा। कब होगा, जब अपने को दिया होगा प्रश्न में ये वाला डीई समांतर हो, तो अपने को क्या पता चला, डीई समांतर बीसी, ये होगी 6.1 पर में। अब 6.1 पर में जो है इसका विशेष एक बात तो ध्यान रखना बेटा, जब भी अपने को इसको समांतर दे दिया जाए, ध्यान से समझना, इस भुजा को कहने मतलब त्रिभुज तीनों में से कोई एक भुजा के समांतर भुजा वाली कंडीशन दे दे, जैसे यहां दिया हुआ है ये समांतर है, हो सकता है कहीं पर भी आपको इसको समांतर की स्थिति दे दे, ये समांतर स्थिति दे दे, कोई एक स्थिति देगा, मतलब समांतर वाली कंडीशन आपको देगा। अगर समांतर वाली कंडीशन दी हुई है ना, तो उसे क्या प्रूफ होगा, उसे ये प्रूफ होगा बेटा कि यहां पर जो शेष दो भुजा हैं वो समानुपात में होगी। जब एक भुजा इसके समांतर है तो पीछे जो शेष दो भुजा बचेगी वो समानुपात में होगी, इसे सिद्ध होगा। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जब समांतर दिया हुआ हो, समांतर की कंडीशन दी हुई हो, तो इसे सिद्ध होगा। इसे सिद्ध बोल सकते हैं, इसे क्या सिद्ध कर सकते हैं, इसे क्या निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं, दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब चलते हैं 6.2 पर में, जो किसका विलोम है, अपोजिट है, उसमें क्या होगा, उसमें समानुपात दिया होगा, अनुपात तो बराबर दिया होगा, संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो उसे क्या सिद्ध होगा कि वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो देखो चलो ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 6.2 थ्योरम में। तो देखिए बेटा 6.1 पर में अपन ने की थी, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ताकि अपने को अच्छे से याद रहे। और अपन अब कर रहे हैं 6.2 पर में, ठीक है, 6.2 पर में कर रहे हैं, जिसमें भी बता देंगे कैसे होता है क्या, सब कुछ देखो। 6.1 पर में का विलोम है 6.2, ठीक है। इसमें क्या करें, यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये कहती है 6.2 पर में। यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वे तीस भुजा के समांतर होता है। तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखिए बेटा, मैंने एक त्रिभुज लिया, ABC त्रिभुज लिया,
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, जैसे ये दो भुजा और ये तीसरी भुजा, ये दो भुजाओं को मैं इसको ले रहा हूं, एक भुजा इसको, दूसरी इसको ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं, ए बी और ए सी, ये दो भुजा ले रहा हूं। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदु पर, मान लो एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह रेखा मतलब ये वाली जिसको नाम दिया डीई, तो ये डीई रेखा तीसरी भुजा के समांतर। देखो इन दो को तो प्रतिच्छेद कर दिया अलग अलग बिंदु पर, तो ये रेखा है ना तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा कौन सी है? ये बीसी, ये वाली बीसी जो है वो तीसरी भुजा है, तो डीई इस बीसी के समांतर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ क्या दिया होगा, इसमें तो दिया होगा समांतर, डीई बीसी के समांतर है, तो इनका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? ए के अनुपात में होगा, मतलब समानुपात में होगा। जब समांतर दिया होता है ना तो भुजाएं जो होती है समान अनुपात में विभाजित करती है, ये इससे सिद्ध होता है। इसमें विलोम जब अपने को ये दिया होगा अनुपात में, मतलब जो है ना समान, ये दो भुजाएं वो समान अनुपात विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका हो जाएगा एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, ये अनुपात दिया हो, ठीक है ना। तो प्रमेय के अकॉर्डिंग समान अनुपात में विभाजित का संबंध दिया हुआ हो, समान अनुपात में विभाजित का संबंध दिया हो। देखो ए के अनुपात में विभाजित करने का नियम दिया हुआ, लिखा ना, एडी और डीबी का अनुपात ए और ईसी का अनुपात बराबर है, ये समान अनुपात में विभाजित का नियम दिया हुआ है। ये जब दिया होता है तो इसे क्या सिद्ध होते हैं? तो इसे सिद्ध होते हैं डीई तीसरी भुजा बीसी के समांतर है, तो इसे सिद्ध होगा डीई बीसी के समांतर है, ये सिद्ध होगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया 6.2। तो आज की क्लास में अपन ने 6.2 का जो प्रमेय 6.1 वो सीखा, ठीक है ना। इसमें क्या था, समांतर का संबंध दिया होगा, डीई और बी समांतर दिया होता है, तो एडी बटा डीबी का अनुपात ए बटा ईसी का अनुपात बराबर होगा, इसी क्या होगा, इसका विलोम 6.2 के अंदर अपन ने पढ़ा भी, वो वापस चित्र बना देता हूं मैं यहाँ, ए बी सी, इसमें अपने को ये दिया होगा क्या, भुजा जो अनुपात है ना वो बराबर दिया होगा। जब समांतर दिया होगा तो भुजा का अनुपात बराबर ज्ञात होगा, जब भुजा का अनुपात बराबर दिया होगा तो ये मतलब समान अनुपात में विभाजित का नियम दिया होगा, ये एडी और डीबी भुजा का अनुपात बराबर दिया है ए सी बटा ईसी, ऐसे नहीं सॉरी, ए बटा ईसी, ए बटा ईसी ये दिया हो, तो इसे क्या साबित होगा, जब समांतर दिया हो तो उसे भुजा का अनुपात समानुपात होगा, बराबर होगा, ये सिद्ध होते हैं। 6.2 में उल्टा, जब अपने को भुजा का अनुपात बराबर दिया हो तो इसे क्या सिद्ध होगा कि डीई इसमें दिया होगा, तो इसे अपने सिद्ध होगा कि जो डीई है समांतर है बीसी के, इसे ही सिद्ध होगा। ठीक है बेटा, इसे ही सिद्ध होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जब समांतर दिया है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और इसका उल्टा 6.2 में जब भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो ये जो है ना तीसरी भुजा के समांतर होगा, जैसे डी तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, इतना होगा 6.1 6.2 पर में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे इनके सवालों को लेकर के, ठीक है, इसके सवालों पर चर्चा करेंगे, वहां पर इस थ्योरम को हल करके देखेंगे किस प्रकार से जो भी थ्योरम है वो फॉलो हो रही है, सवाल में कैसे सवाल हल करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।